हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी जो है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करने जा रहा हूं। तो मैंने जो इससे प्रीवियस लेक्चर डाला था वो था पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, और उससे प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो अगर अभी तक आपने वो मेरे लेक्चर विजिट नहीं किए हैं या वो चीजें आपने नहीं पढ़ी है, कहीं और से जो वो स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे जो है वो आपको टीएलसी अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक डेफिनेशन होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इस चीज को हम क्यों यूज करते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, वो सब चीजें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज मार लेते हैं, जान लेते हैं कि पीछे मैंने जो है वो आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमेटोग्राफी टर्म है वो क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी आखिरकार जो हम क्यों यूज करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी जो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से जो हमें क्या करना है, कुछ कंपोनेंट को अलग करना है। तो वो किस टेक्निक के द्वारा जो है हम उस कंपोनेंट को अलग करेंगे, तो वो जो टेक्निक होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। उससे जो नेक्स्ट लेक्चर था, आई थिंक उसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आरएफ वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके जो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टीएलसी के बारे में, बिल्कुल अच्छे से जो आपको बताऊंगा कि टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी। टीएलसी इज कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो पेन कॉपी आप जो वो निकाल ले, मेन पॉइंट जो कि यहां पर लिखे होंगे उसे नोट करते जाए और साथ साथ में जो वो पढ़ते जाए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़े, आसपास जो वो कोई शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपको समझ नहीं आएगा और ऐसा वीडियो देखने में जो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिंपल वीडियो देखोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। अगर आप जो वो नोट्स भी बनाते हो साथ साथ में और हर एक चीजों को जो वो अंडरस्टैंड करते हो, तो उससे जो है वो हमारे कंसेप्ट क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी जो हमारी पकड़ बन जाती है पढ़ाई के ऊपर। तो चलिए ये फालतू बातें छोड़ के जो है, फालतू तो नहीं है लेकिन चलिए फिर भी हम इसे छोड़ के जो हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वो परेशान हो जाते हैं। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए मैं जो वो इस टॉपिक पर आ रहा हूं कि हमारे पास जो वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये जो है टीएलसी जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, किस तरह इस टेक्निक को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो टीएलसी जो हमारे पास एक तरह की क्या है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। क्या है टीएलसी हमारे पास, एक तरह की एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर लिखा भी है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इट इज द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है ये, एडजॉर्प्शन जो है वो क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। जैसे कि मैंने क्रोमेटोग्राफी को शुरू ही किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज जो है ये क्या होती है, जान होती है, ठीक है। जान होती है किसकी, क्रोमेटोग्राफी की। जो भी टेक्निक है उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो मोबाइल फेज है और कौन सा जो है वो स्टेशनरी फेज है। तो ये जो है इनकी क्या होती है, जान होती है। तो आपको जान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जान दूसरी वाली जान नहीं, ये वाली जान मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के बारे में जो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मोबाइल फेज जो हमारे पास इसमें कौन होता है, वो होता है लिक्विड होता है, जो कि मूव कर सकता है, रन कर सकता है। और स्टेशनरी फेज मतलब जो रुका हुआ है एक जगह, वो चल नहीं सकता है। वो कौन होता है, वो होता है सॉलिड होता है। जो ग्लास प्लेट होती है उसके ऊपर हमने क्या की होती है, कोटिंग की होती है, एल्यूमिना या सिलिका जेल। हम उसमें से जो वो कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है, वो होता है सॉलिड। तो इसलिए जो है इस क्रोमेटोग्राफी को जो है लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड
लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, TLC क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है। तो एड्जॉर्प्शन जो है इसका प्रिंसिपल है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर ये क्या करती है, काम करती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से जो है वो याद करें या स्टार डाल ले। ठीक है, स्टार डाल के लिख दे, मैंने तो हैशटैग डाल के लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है पूरी बेस्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है ये यहां पर बताया गया है कि किस तरह जो है वो काम करता है। खाली एड्जॉर्प्शन बोल दिया तो हो गया काम, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको जो है एक एक चीज पता होनी चाहिए, कौन सा कंसेप्ट कहां यूज हो रहा है, ये चीज कैसे हो रही है, वो जो है आप में जो है एक प्रतिभा होनी चाहिए, इच्छा जानने की होनी चाहिए। तो ये बात जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जान ले ये बात क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में बाद में पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि मेन चीज तो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, फिर आप जो वो बाकी खुद लिख सकते हैं। अगर आपको वो चीज आती है तो खुद बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की डेफिनेशन रट के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको उस चीज की समझ भी होनी चाहिए, ये जो लिखा है इसका आपको मतलब भी पता होना चाहिए, किस तरह हम यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पोलर कंपोनेंट है, ठीक है, पोलर कंपोनेंट जो वो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जो कि हमारे पास सिलिका जेल हम यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे अरे ये एड्सॉर्ब क्यों नहीं होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो एड्सॉर्ब क्यों नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो हमारे पास सिलिका जेल जो हम यूज करने वाले हैं वो पोलर नेचर का होगा, और जो कंपोनेंट मिक्सचर में प्रेजेंट होगा वो भी पोलर नेचर का होगा। पोलर पोलर आपस में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, पोलर पोलर आपस में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, सुना होगा आपने गाना। ठीक है, या कितनी हसरत है मुझे तुमसे दिल लगाने की। ठीक है, तो वो पोलर पोलर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कितनी हसरत, ये पोलर पोलर ठीक है आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब नॉन पोलर की बारी आती है, जब नॉन पोलर जो वो पोलर के साथ मिलने आता है। ये नॉन पोलर और ये पोलर, ठीक है, ये कौन सा है, ये आ गया हमारे पास पोलर और ये आ गया नॉन पोलर। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते, क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस तरह का कंपाउंड होगा वो उसी में घुलेगा। ठीक है, ये पोलर कंपाउंड जब नॉन पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड के पास आता है, पोलर कंपाउंड कौन सा है, सिलिका जेल है। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन पोलर पोलर के पास आता है तो पोलर कंपाउंड क्या बोलते हैं इसको, दूर हट जा। ठीक है, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगता था, वो था ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। ठीक है, ये गलियां ये चौबारा। तो चलिए अब हम जो वो आगे स्टडी करते जाते हैं कि ये जो है किस तरह से जो है वो पूरी जो है वो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहली लाइन में कि पोलर कंपोनेंट जो वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली एड्सॉर्ब होते हैं। क्योंकि नॉन पोलर और पोलर के आपस में नहीं बनती है, किस किस की बनती है, पोलर एंड पोलर की, नॉन पोलर और नॉन पोलर की। पोलर पोलर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि नॉन पोलर और पोलर आपस में बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाते। इसलिए तो यही गाना याद आता है कि ये गलियां ये चौबारा। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने ये गाना सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर सुने। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा गाना लगता है ये। तो बाकी बात करते हैं कि द नॉन पोलर कंपोनेंट्स बीइंग मोर सोल्युबल। अब जो नॉन पोलर कंपोनेंट होंगे वो सोल्युबल किस में होंगे, जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्योंकि जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो नॉन पोलर नेचर का होगा, जिसकी वजह से नॉन पोलर आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, सोल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो नॉन पोलर कंपोनेंट क्या होंगे, सोल्युबल हो जाएंगे। जो हमारे पास मोबाइल फेज होगा, जिसकी वजह से वो पोलर कंपाउंड से आगे निकल जाएंगे। तो मैं यहां आपको बता देता हूं कि किस तरह जो है वो आगे निकल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हवा में ही फेंक रहा है कि आगे निकल जाएंगे, कहां आगे निकल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो हमारे पास एक TLC की प्लेट होती है, जिसके ऊपर कोटिंग की गई होती है किसकी, सिलिका जेल या एल्यूमिना, जिसको एल्यूमिना की भी जो है वो कोटिंग की जाती है। लेकिन सिलिका जेल जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लैब वगैरह में, और ये प्लेट जो रेडीमेड भी बनाई जाती है, रेडीमेड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और खुद भी इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है वो इस प्लेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर है, अब हमने जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस चेंजिंग क्या है, उसमें वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते थे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और इस जगह टीएलसी, ठीक है, थिन जो है हमारे पास ग्लास की प्लेट जो वो यूज होती है, और इसके ऊपर कोटेड क्या होता है, सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल जो कि हमारे पास स्टेशनरी फेज कहलाता है। तो 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ऊपर से नीचे क्या किया, 2 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने आपको बताया हुआ है। अब कैपिलरी ट्यूब लेनी है छोटी सी, स्पॉट यहां पर क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है, इसके ऊपर बेस लाइन के ऊपर। अब ये तो पूरी कोटेड है सिलिका जेल से, सिलिका जेल पोलर नेचर का होता है। जो मिक्सचर हमने यहां पर क्या किया, स्पॉटेड किया। अब इसको जब हम चैम्बर में डालेंगे तो कुछ समय के बाद जो यहां से कलर बाहर होना क्या हो जाएंगे, आउट होना हो जाएंगे। तो अब बात करें, आप बोलेंगे कि ये कौन सा नेचर का कंपाउंड है, तो ये होगा नॉन पोलर नेचर का, ठीक है। आप बोलेंगे नॉन पोलर नेचर का, तेरे को कैसे पता कि ये नॉन पोलर नेचर का है। अरे भाई मैंने आपको बताया तो, यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि नॉन पोलर कंपोनेंट बीइंग मोर सोलुबल मोबाइल फेज में, किसमें, मोबाइल फेज। जब हम इसको ऐसे चैम्बर में डालेंगे तो यहां पर मोबाइल फेज होगा, इसमें जो ये कंपोनेंट बाहर निकल गया ये ज्यादा सोलुबल होगा, जिसकी वजह से ये इन सभी कंपाउंड से आगे निकल जाएगा। ये क्या होगा, लेस होगा, ये उससे लेस होगा, ये तो हमने स्पॉट लगाया था, ये क्या होगा, सबसे लेस होगा, और ये सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। क्योंकि नीचे क्या है, सिलिका जेल, ऊपर ये सिलिका जेल क्या होता है, पोलर, और ये जो कंपोनेंट है ये भी पोलर है। तो पोलर पोलर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसको आगे जाने ही नहीं देगा, कोई जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कि तू सिंगल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिंपल क्या करेगा, इसको अपनी जगह एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये थोड़ा सा क्या होगा, कम पोलर होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा आगे निकल जाएगा, और ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, जो कि सबसे आगे निकल जाएगा। तो वही बात यहां पर की हुई है कि नॉन पोलर कंपोनेंट जो वो मोर सोलुबल होते हैं, किसमें, मोबाइल फेज में। इसकी वजह से जो वो क्या जाते हैं, राइज हो जाते हैं फास्टर देन द पोलर कंपोनेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। और बाकी बात करें हम पोलर कंपाउंड की, तो पोलर कंपोनेंट क्या होते हैं, लेस सोलुबल होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लोली राइज करते हैं, ठीक है। और बाकी यही डिफरेंशिएबिलिटी होती है और यही टेक्निक होती है, जिसकी वजह से जो है वो इसको क्या करते हैं, हम किसी भी मिक्सचर को जो है वो अलग करते हैं। तो अभी हमने जान लिया प्रिंसिपल के बारे में इसके, और जो टीएलसी है वो क्या होती है। आगे हम इसके बाद जो वो पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जो हम एडजॉर्बेंट यूज कर सकते हैं, किस नेचर के होने चाहिए, उसके बारे में उसके बाद जो हम बात करेंगे कि मोबाइल फेज जो हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उसके बाद स्पॉटिंग आ जाएगी, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास स्पॉटिंग होगी, ठीक है। स्पॉटिंग के पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कौन कौन से एडजॉर्बेंट जो हम यूज कर सकते हैं, जो कि प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, हम एडजॉर्ब करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो एडजॉर्बेंट। सिलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि जो हम प्लेट के ऊपर कोटेड करने वाले हैं वो कौन सा एडजॉर्बेंट जो वो यूज करेंगे, उसमें से जो वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। जो एडजॉर्बेंट हम यूज करने वाले हैं उसमें से जो वो कौन कौन से उसमें गुण प्रेजेंट होने चाहिए। जैसा कि होता है ना कि किसी घर के लिए कोई दुल्हन ढूंढ रहा होता है, या किसी लड़के को कोई दुल्हन उस टाइप की चाहिए होती है कि पढ़ी लिखी हो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी होता है। तो उस तरह के जो है वो गुण लड़की में जैसे देखे जाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी में भी सेम ऐसे जो एडजॉर्बेंट होता है उसमें गुण देखे जाते हैं। तो सबसे पहला गुण हम देख लेते हैं कि एडजॉर्बेंट में जो वो सबसे पहला गुण उसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहां पर कि इट शुड बी इनसॉल्युबल, ये जो है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए सॉल्वेंट में, और जो इल्यूट की तरह जो वो यूज किया जाएगा। अगर हमारे पास जो एडजॉर्बेंट है जिसे हम प्लेट के ऊपर एडजॉर्ब कर रहे हैं, वो जो है अगर जो जिसमें हम डिप करेंगे उस सॉल्वेंट में अगर सोलुबल हो जाता है, फिर तो हमारा फायदा ही क्या रह गया, फिर तो वो पूरा पूरा बेकार हो गया, एक्सपेरिमेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या बोली इन्होंने, मेन बात बोली कि इनसॉल्युबल होना चाहिए, किसमें, सॉल्वेंट में, जो कि इल्यूट की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड है, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सब्सटेंस टू बी प्रिपेयर्ड,
जिस सब्सटेंस को हम उसके ऊपर सपोर्ट करेंगे ठीक है, उसके साथ भी ये क्या होना चाहिए, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्ट कर जाता है फिर कोई फायदा ही नहीं रहा, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो दूसरा गुण क्या आ गया हमारे पास, ये जो है केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहला गुण कौन सा था, पहला गुण था कि ये इनसोल्युबल होना चाहिए, सोल्युबल नहीं होना चाहिए। तीसरा गुण देखते हैं, तीसरा हमारे पास इट शुड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए एंड शुड बी कलरलेस, क्योंकि अगर हम जिस कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे उनके कुछ कलर होते हैं, अगर ये कलरलेस होगा तो कंपाउंड जो वो इजीली क्या किए जा सकते हैं, डिटेक्टेड किए जा सकते हैं। तो ये 3 गुण हो गए। अब जो हम बात कर लेते हैं कि इल्यूएंट और सोलवेंट, जो सोलवेंट हम यूज करते हैं जब हम क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक होती है उसमें कौन से सोलवेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, लेस पोलर के होते हैं या मोर पोलर के होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने TLC यूज करनी है, ठीक है, तो कोई मिक्सचर है अगर उसमें हमारे पास क्या है, ज्यादातर पोलर ही कंपाउंड है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो हम यहां से उठा के पोलर कंपाउंड को क्या करेंगे, सॉल्वेंट बना देंगे, ताकि जब वो राइज करेगा तो पोलर कंपोनेंट के क्या ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, और जो स्पोर्टिंग की होगी वो नॉन पोलर की होगी और नॉन पोलर वहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो हम सॉल्वेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि नॉन पोलर हमारे पास कोई मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट है तो नॉन पोलर हम सॉल्वेंट को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी, इंक्रीजिंग पोलैरिटी का ये है ऑर्डर। सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी है, वाटर की, उसके बाद मिथेनॉल, इथेनॉल, बाकी एज इट इज ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये जो है पोलैरिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ सबसे कम पोलैरिटी किसकी है, ईथर की। जैसे कि हाइड्रोकार्बन को जो है हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। कोई मिक्सचर है उसमें से जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो कुछ प्रेजेंट है, तो उनमें हमें उन्हें डिटेक्ट करना है। तो सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, जो कि लेस पोलर नेचर का होगा। जैसे कि ईथर आ गया, हेक्सेन आ गया, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये जो है सब क्या है, जो ये है लेस पोलर यानी कि नॉन पोलर कंपोनेंट है। इनको जो हम यूज कर सकते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन की सेपरेशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो मोर पोलर कंपोनेंट होंगे वो कहां पर यूज होंगे एज अ सॉल्वेंट। जब हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया कि कोई मिक्सचर में पोलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, तब हम जो है वो कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, जो कि मोर पोलर होगा। जैसे कि वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल एंड एसीटोन एटसेट्रा। ठीक है, अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उनमें जो है जार होगा एक, और उसके ऊपर जो है ढक्कन दिया होगा। अब आप पूछेंगे कि ये ढक्कन क्यों दिया है, ठीक है, क्यों नहीं मतलब क्यों दिया है। ठीक है, इस ढक्कन को यहां पर रखने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, जब हम उनके ऊपर ढक्कन नहीं देते वो क्या हो जाते हैं, बाहर वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर ढक्कन रखना पड़ता है, क्योंकि खुले में छोड़ देंगे तो सारा उड़कर ऊपर चला जाएगा, कंटेनर में क्या बचेगा, खाली। ठीक है, क्या बचेगा कंटेनर में, कुछ नहीं बचेगा, सारा सॉल्वेंट तो ऊपर उड़ गया। तो अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास जो वो स्पॉटिंग TLC के ऊपर कैसे होती है। मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, कौन कौन से गुण एडजॉर्बेंट में होने चाहिए, कौन कौन से जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो कौन कौन से यूज होते हैं। अब बात करते हैं स्पॉटिंग के बारे में, उसके बाद विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और देन पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम TLC के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा पास जो इसका वो आ रहा है, वो कौन सा टॉपिक है, वो रहेगा हमारे पास, मैंने आपको अभी बता दिया कि एडजॉर्बेंट जो वो सिलेक्शन इसकी हो जाएगी, उसके बाद जो सिलेक्शन सॉल्वेंट की हो जाएगी। अब स्पॉटिंग करेंगे TLC प्लेट के ऊपर, पहले वो बनानी कैसे है और उसके बाद स्पॉटिंग उसके ऊपर कैसे करनी है। तो पहले बनाना सीखते हैं। अगर खुद बनानी है TLC प्लेट तो कैसे बनाएंगे, और अगर रेडीमेड लानी है उसके ऊपर स्पॉटिंग कैसे करेंगे, किस तरह हम उन्हें एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक। तो TLC प्लेट जो हम उसे कैसे जो है वो रेडी कर सकते हैं, वैसे ज्यादातर लैब्स में जो है वो रेडीमेड ही TLC प्लेट को जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम खुद बनाएंगे तो अच्छी तरह से यूनिफॉर्म थिकनेस जो है वो उसकी नहीं बन पाएगी, कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि किस तरह से जो हम TLC प्लेट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पतली सी जो वो ग्लास की प्लेट होती है उसको ले लेना है, साथ में क्रोमिक एसिड
एसिड और वाटर के साथ इसको वॉश कर देना है और फिर जो है वो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम में डिप कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कम से कम जो है वो ये क्या हो जाती है, कोटेड हो जाती है। वैसे ज़्यादातर जो है वो क्या होता है रेडीमेड टीएलसी प्लेट को ही यूज किया जाता है। तो अब आपको बता दूं कि स्पोर्टिंग जो है वो इसके ऊपर कैसे होगी। ठीक है, किस तरह से जो हम टीएलसी प्लेट को रेडी करेंगे, किस तरह से हम इसके ऊपर स्पोर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले टीएलसी प्लेट हमारी क्या होगी, रेडी होगी और हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर जो है वो बेस लाइन खींच लेनी है पेंसिल से। बेस लाइन खींच लेनी है पेंसिल से। क्यों खींचनी मैंने आपको बताया है। पेन से क्यों नहीं खींचनी, क्योंकि पेन क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, इंक होती है और पेंसिल स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, तो खींच ली बेस लाइन हमने। अब 2 सेंटीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर की हमने क्या किया, बेस लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बेस लाइन ड्रॉ कर ली। और ये हमारे पास आ गया चैम्बर, जिसमें हमने क्या ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, क्या आ गया, ये सॉल्वेंट जो हमने एक ले लिया। अब सॉल्वेंट को जो है वो 15 मिनट 10 या 15 मिनट पहले रख देना है ताकि पूरा कंटेनर जो है वो वेपराइज्ड हो जाए, वेपर जो है इसके आ जाए। मैंने क्या बोला था, वेपर कैसे आएंगे, क्योंकि ये कौन सा जो है वो क्या है, ये वेपराइज्ड जो है वो कंपोनेंट है। अगर खुला छोड़ देते तो सारे उड़ जाएंगे और ये कंपोनेंट नीचे बचेगा ही नहीं। ठीक है, वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो इसलिए जो इसे ऊपर से कवर किया हुआ है और 10-15 मिनट पहले जो इसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर देना है ताकि अच्छे से जो इसके वेपर जो है वो पूरे कंटेनर में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, फैल जाए। और उसके बाद क्या करना है, स्पॉटिंग कर देनी है। जो भी हमारे पास मिक्सचर होगा, मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, कोई बीकर है, उसमें जो हमने क्या रखा हुआ है, मिक्सचर रखा हुआ है। ये इतना मिक्सचर है, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाली, उसमें जो है वो छोटी सी फाइन, बिल्कुल फाइन ट्यूब होती है। ठीक है, ये तो छी बड़ी गंदी बना दी। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जो बड़ी इतनी सी होती है, ठीक है, बिल्कुल फाइन ट्यूब होती है, उसको इसके अंदर ऐड करना है। उसमें से जो ये मिक्सचर जो होगा हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा और इसके ऊपर जो एक स्पॉट लगा देना है, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट लगा देना है। अब इस प्लेट को जो हमने इस चैम्बर के अंदर क्या किया, डिप कर दिया। ठीक है, डिप कर दिया, फिर थोड़ी देर रखे रखना है। तो हमें ऐसे ऐसे क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट जो वो अगर विजुअलाइज नहीं है तो सिंपल ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अगर विजुअलाइजेशन है, नेकेड आई से हम देख पा रहे हैं तो कुछ थोड़े थोड़े ऐसे देखेंगे, और अगर विजुअलाइज है तो बिल्कुल अच्छी तरह से बाद में कोई 30 मिनट रखने के बाद या 45, तो हमारे पास जो बिल्कुल अच्छे से उनकी विजुअलाइजेशन हो जाएगी अगर विजुअलाइज है। अगर विजुअलाइज नहीं है, हम अपनी नेकेड आइज के थ्रू इन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो इन्हें जो विजुअलाइजेशन जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं, उसमें आयोडीन के चैम्बर में जो वो डाला जाता है, जिसकी वजह से कलर को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम जो जिनके कलर नहीं आते हैं कंपोनेंट के, उनको आयोडीन के चैम्बर में डालते हैं, या कोई और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे जो है किसी का कलर नहीं आता है, उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो टीएलसी की पूरी प्रोसेस क्या थी, पहले प्लेट डेवलप की, 2 सेंटीमीटर लाइन खींची, उसके बाद 15 मिनट पहले 10-15 मिनट पहले सॉल्वेंट रख दिया, वेपराइज्ड होने दिया, कंटेनर ओपन किया, टीएलसी प्लेट को क्या किया, डिप कर दिया। ठीक है, लेकिन बेस लाइन को डिप नहीं करना है सॉल्वेंट के अंदर, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए। बेस लाइन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है इसके साथ फिर क्या कर जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा, और आपको पता ही है फिर ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको जो है वो कोई 1 सेंटीमीटर कर ऊपर रखना है। ठीक है, सॉल्वेंट के जो है वो इसको ऊपर रखना है। और उसके बाद मैंने आपको बोला ऐसे ऐसे विजुअलाइज करना है, और इस प्लेट को बाद में क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और ये पूरी क्रोमेटोग्राफी जो पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास कंपोनेंट होगा मोर पोलर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, सिलिका जेल की जो इसके अंदर क्या की है, कोटिंग की है। ठीक है, तो पोलर पोलर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो भी कंपोनेंट होगा पोलर होगा वो, और जल्दी पीछे रुक जाएगा, जो लेस पोलर होगा वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो पोलर के साथ जो है वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलिका जेल क्या है, पोलर है, और ये जो है हमारे पास सॉल्वेंट में क्या होगा, सोलबल होगा, ताकि तभी तो ये क्या करेगा, जल्दी से ऊपर राइज हो जाएगा, जल्दी से आगे चला जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि आरएफ फैक्टर यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट ए और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास कितना है, x। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस स्पेलिंग के लिए यार माफ करना, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिख कर अच्छी यार, मेरे को स्पेलिंग इतनी बहुत नहीं आती। ठीक है, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके द्वारा, जो हमारे पास सल्यूट होगा, सल्यूट कौन, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे क्या है, प्रेजेंट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। और जो हमारे पास छोटे छोटे स्पॉट आए वो क्या है, सल्यूट। जैसे कि मान लीजिए हमें डिस्टेंस आरएफ वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है, आरएफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आपको एक बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। आरएफ वैल्यू ऑफ ए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ए, ये जो हमारे पास ए कंपोनेंट है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, स्मॉल ए, और टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास सॉल्वेंट लाइन ने ट्रेवल किया वो कितना है, एक्स है। ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो। तो ये थी हमारी ऑल ओवर आज की डिस्कशन टीएलसी के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बता दिया है, और कैसे कैसे प्लेट को बनाना है सब कुछ सिखा दिया है। बाकी आप जो है इसकी कहानी खुद लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, प्लेट ले ली, उसको क्रोमिक एसिड के साथ वॉश वगैरह किया, वाटर के साथ वॉश किया, उसके बाद जो है डिप कर दिया, डिप करके वो लेयर आ गई, उसके बाद जो है लाइन खींच दी 2 सेंटीमीटर की, और हो गया, ठीक है। करके ऐसे पेपर में नहीं करना, ठीक है, हो गया, ऐसे नहीं करना है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, कंसेप्ट को सीख के जाना है। मेन बात क्या होती है यार, कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। बाकी हम इंग्लिश वगैरह तो खुद लिख सकते हैं, अगर आपको चीज़ का पता है कि किस तरह इस चीज़ को हमने क्या करना है, यूज़ करना है, बाकी आप पता ही है आपको, ठीक है, समझदार है आप, खुद ही कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी पूरी ऑल ओवर डिस्कशन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट जो है मुझे नहीं पता कि मैं किस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे जब जब टाइम लगेगा तब तब मैं जो है वो वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।